Hello student, class 6, what is government? एलिमेंट्स ऑफ व्हाट इज गवर्नमेंट। तो सबसे पहली बात ये है बच्चों कि सरकार होती क्या है। यू हैव हर्ड अबाउट द गवर्नमेंट दैट दिस इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट responsible for all the work, all the responsibilities, and just to handle all the institutions of the nations, and the total responsibility is of the government just to rule on our nations, how a country policy will work, how the law will work, and how they will implement all kind of the facilities to the people, those who voted them. क्लियर, जिन्होंने उनको वोट किया है। तो आखिर सरकार होती क्या है, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आज और इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट। हर कंट्री को, हर देश को सरकार चाहिए। क्यों? टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन, क्योंकि वो डिसीजन ले सके और उन डिसीजन को वापस इंप्लीमेंट भी कर सके। डिसीजन को वापस लोगों के ऊपर या जनता पर या फिर उन संस्थाओं पर इंप्लीमेंट भी कर सके जो देश के लिए काम करती है। दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स। अब ये डिसीजन क्या हो सकते हैं, जैसे रोड बनाना, स्कूल बनाना, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द ऑनियंस। कि अब एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि प्याज के भाव कम कैसे की जाए अगर बढ़े हुए हैं। when they get too expensive or ways to increase the supply of the electricity के जो यूनिट्स होते हैं उनका जो चार्जेस है उनकी कब बढ़ाना है और कब उन्हें कम कर सकते हैं। ये सब जो सारे छोटे मोटे और बड़े से बड़े जो सारे डिसीजन होते हैं वे सारे के सारे सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। द गवर्नमेंट आल्सो टेक द एक्शन ऑन द मेनी सोशल इश्यूज। गवर्नमेंट कई सारे सोशल इश्यूज पर भी डिसीजन लेती है। सोशल इश्यूज मतलब कि सामाजिक क्षेत्र में जो इश्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल इट हैज द सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर। गरीब लोगों के लिए कई तरह के प्रोग्राम सरकार बनाती है। इट डज अदर इंपोर्टेंट थिंग। सरकार की ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, सच एज द रनिंग पोस्टल रेलवे सर्विसेज, रेलवे के अंदर सर्विसेज, ये सब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है। संपूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी किस पर? सरकार पर। ठीक है, द गवर्नमेंट आल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री। जो देश की सीमा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ठीक है, ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग द पीसफुल रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। और दूसरे देशों के साथ में शांतिपूर्ण उनके संबंध हो, ये किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, इसकी रणनीति भी सरकार के ऊपर निर्भर है। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजंस हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी। Clear? And it is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat। हर लोगों के पास में खाने के लिए हो, and have good health facilities, लोगों के पास में अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हो। when there are natural डिजास्टर, और जब प्राकृतिक आपदा हो, लाइक द सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, मतलब भूकंप की स्थिति हो, इट इज द गवर्नमेंट दैट द मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड द असिस्टेंस ऑफ द अफेक्टेड पीपल्स। वो उन लोगों से प्रभावित, मतलब उन दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों की मदद करती है, कार्य सरकार का है। ठीक है बेटा, एंड द असिस्टेंस ऑफ द अफेक्टेड पीपल। इफ देयर आर सम dispute of someone has committed in a crime, you find people in the court are also a part of the government। court भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है पर वो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। ठीक है, perhaps you are wondering how government managed to do all this। अब आप ये सोच रहे हो कि सरकार इतना सारा काम कैसे करती है, एंड वाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। और सरकार को ऐसा करने की, इतना सारा काम करने की जरूरत भी क्या है। When human beings live the work together, there need to be some amount of organization so that decision can be made। अब इन सबको कार्य करने के लिए ह्यूमन बींग्स फोर्स लगती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती है, उन संस्थाओं को अलग अलग कार्यों को सौंपा जाता है। रक्षा विभाग जो होती है वो बाउंड्रीज की सिक्योरिटी को देखती है,
जो बजट के एरियाज को जो वित्त मंत्री होता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो देश के खर्चों को संभालता है, देश के आय व्यय का ब्यौरा रखता है। अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, उन मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाएं भी होती है। So some rules have to be that apply everyone and level of the governments के level क्या है? Now that you know that the government is the responsible for so many different things. Government बहुत सारी चीजों के लिए responsible है। Can you think क्या आप सोच सकते हैं of how it manage to do all this? Government ये सब कर कैसे लेती है? The government work at the different level. Government एक अलग स्तर पर कार्य करती है at the local level, at the level of the time state and at the national level. The local level means in your village, town or the locality. The state level would mean that which covers the entire state like Haryana, Assam or national level related the entire country. See the map. ये मैप इंडिया का मैप आपकी बुक के अंदर है। इसके अंदर आप देखिए कि गवर्नमेंट से कितने लेवल होते हैं कि अपने एक तो आप मुख्य रूप से देखिए कि इसके अंदर स्टेट्स उनकी लोकेशंस कौन सी साइड्स में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है और सेंटर में है। ठीक है, और इस तरह से भारत का एक पॉलिटिकल मैप है। क्लियर? द इंडिया पॉलिटिकल मैप आपके सामने दिया हुआ है। इसके अंदर जो है वो आगे बताया गया है कि एट द लेवल ऑफ द स्टेट लेवल पर, मतलब राज्य स्तर पर, राज्यों की अंदर जो सरकार होती है वो राज्य स्तर पर निर्णय लेती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश के लिए निर्णय लेती है। गवर्नमेंट के भी लेवल है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट के बारे में निर्णय लेती है, पर उसमें भी कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूर्ण अधिकार है कि वो अपने नियम, अपने कानून, अपने लॉ, अपने सेक्शन, अपने इंस्टीट्यूशंस के कार्यों को इम्प्लीमेंट कर सके और वहां की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके कुछ स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग। मेरे कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, so the Haryana, Assam or relates to the entire nations. Later in this book you will read about the local level government. Local level government होती है, ठीक है, राज्य सरकार के नीचे के स्तर पर भी सरकार होती है जो कि स्थानीय सरकार होती है। ठीक है, गांवों के अंदर जैसे सरपंच के चुनाव होते हैं, ठीक है, पंचायत समितियां होती है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है। ठीक है, इस तरह से जो है ये लोकल बॉडीज है। और गो इनटू द क्लासेस यू विल लर्न अबाउट द हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल। आप ये पढ़ेंगे कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट कैसे काम करती है। लॉ एंड गवर्नमेंट, लॉ मतलब कि कानून और सरकार, अब इनका आपस में क्या संबंध है वो आप देखिए। क्लियर? So the government make the law and everyone who live in the country has to follow this. गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है और उस देश में रहने वाले लोग उस कानून को मानने के लिए आप ये समझ सकते हैं बाध्य है या फिर उन कानूनों को मानना पड़ता है, क्योंकि कानून उन्हीं के पक्ष में होते हैं, उन्हीं के फेवर में होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हीं के काम के होते हैं। दिस इज ओनली वे द गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यही एक रास्ता है जिससे कि गवर्नमेंट कार्य कर सके एक निश्चित दिशा में। ठीक है, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, ठीक वैसे ही जैसे गवर्नमेंट के पास में डिसीजन लेने का पावर होता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। और बिल्कुल गवर्नमेंट को उन डिसीजन को लोगों के ऊपर लागू करने का भी पूर्ण रूप से अधिकार होता है। फॉर द एग्जाम्पल देयर इज लॉ दैट सेज, ये एक तरह का कानून है जो ये कहता है दैट ऑल द पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस, कि हर व्यक्ति जो कि मोटर व्हीकल चलाता है उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए। ये लॉ है, ये कानून है। एनी पर्सन caught driving in a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of the amount.
अब कोई भी व्यक्ति, अब गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिया, अब कोई भी व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल पर या मोटरसाइकिल चला रहा है या गाड़ी चला रहा है और उसके पास में लाइसेंस नहीं है और वो पकड़ा जाता है यातायात पुलिस के द्वारा, तो उससे या तो उसको जेल भेजा जाएगा या फिर उसको बहुत बड़े अमाउंट में जो है, जो भी अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है उस अमाउंट में उसको फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने कानून का पालन नहीं किया। ठीक है, एनी पर्सन फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल, ये हो गया है। विदाउट दिस, विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक द डिसीजन इज not of much uses. Clear? In the additions of any action that the government can take are also steps people can take they feel a particular law is not being followed. If a person feels, for the example, that they were not hired for a job because of their religion or the caste, or he or she may approach the court and claim the law is not being followed. अगर किसी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी तरह का भेदभाव होता है, किसी भी तरह की उसके साथ में ऐसी घटना होती है जिसके पक्ष में वोट, जिसके पक्ष में लॉ बनाए दिए गए, जिसके पक्ष में कानून बनाए हुए हैं, परंतु उन कानूनों की पालना जो है वो नहीं हो रही है, वो नौकरी के बारे में हो सकती है, वो सोसाइटी के बारे में हो सकती है, तो वो कोर्ट के अंदर जाकर ये रिपोर्ट कर सकता है कि मेरे साथ में ये घटना हुई है और ये लोग जो है वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ, तो न्यायपालिका उनके खिलाफ भी एक्शन लेती है। ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के भी टाइप्स होते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस है? हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ? गवर्नमेंट को ये अधिकार देता कौन है कि वो कानून बनाए और उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करे, एनफोर्स करे? ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री। ये उस देश पर निर्भर करता है जिस देश के अंदर वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, वो गवर्नमेंट है। जैसे इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर जहां जनता अपनी सरकार को चुनती है, इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। लोग गवर्नमेंट को ये अधिकार देते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाइए ताकि पूरा देश एक सुचारू रूप से, पूरा देश एक अच्छे व्यवस्थित रूप से, अरेंजमेंट रूप से जो है वो एक अरेंजमेंटली पावर कैन दी सेक्शंस टेक अ डिसीजन ऑफ अ वेरी रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर एंड द फ्रेमवर्क। क्लियर? सो दिस दे डू दिस थ्रू द इलेक्शंस। वे ये काम करते कैसे? इलेक्शन के थ्रू करते हुए सरकार चुनते हैं, और सरकार चुनने के बाद में उस सरकार के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ मेकिंग की और लॉ एनफोर्समेंट की। क्लियर? In the democracy, the government has to explain its actions. Government को अपने actions को explain करना होता है and defend its decision to the people. और लोगों के ऊपर जो है वो डिसीजनों को लागू करना होता है, लोगों को डिसीजन के बारे में मनाना होता है। Another form of government is the monarchy. The monarch, king or queen, जिसके अंदर king और queen होते हैं, has the power. उनके पास में power होता है। कई कंट्रीज के अंदर जो है वो तानाशाही होती है, उसमें आज भी जो है वो राजा और रानी वाला हिसाब है, वो आखिरी फैसला उनका होता है, वो जो फैसला लेते हैं वही मान्य होता है, तो वे सरकार को चलाते हैं। तो इसके अंदर जो मोनार्की है, मे हैव दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल टू डिसीजन मैटर, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स रिमेन्स विद द मोनार्क। अनलाइकली इन द डेमोक्रेसी, king and queen do not have to explain their actions or defend to the decision they take. पर जैसे कि लोकतंत्र के अंदर जो सरकार होती है, उनको उनके द्वारा लेके डिसीजन को लोगों के सामने वापस वो डिसीजन की समीक्षा करनी पड़ती है, डिसीजन के बारे में बताना पड़ता है कि ये डिसीजन आपके पक्ष में है, उनके बारे में सफाई देनी पड़ती है। पर ये किंग और क्वीन जो ये डिसीजन बनाते हैं और लोगों के ऊपर ये थोप देते हैं ये नियम, उनको लोगों को किसी भी तरह की सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती है मोनार्की के अंदर। क्लियर? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है? So we just in India is a democracy. This achievement is the result of a long and the eventually struggle.
eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world there where people have also struggled to have the democracy. भारत के अंदर तो लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को पालने के लिए भारत ने बहुत ही संघर्ष किया, ठीक है। और इसके बाद में भी उस संघर्ष करने के बाद में भी लगभग 150 साल से भी ज्यादा अंग्रेजों की गुलामी उन्होंने सहन करी, भारत के लोगों ने सहन करी, स्ट्रगल किया और फिर बाद में भारत को स्वतंत्रता मिली। वैसे ही कुछ और कंट्रीज भी है जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रही है आज भी। You know now that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leader. लोगों के पास में अधिकार है कि वो अपना लीडर को चुने। So in a sense a democracy is ruled by the people. तो इसका मतलब इसका सेंस ये है कि लोगों के पास में ये अधिकार है कि वे अपनी सरकार को चुन सके डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। So the democratic government in our time are usually referred to us as representative democracy. डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो हम डेमोक्रेसी है वो जनता जाकर स्वयं शासन नहीं करती, जनता अपने में से ही अपने किसी प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है, जिनके ऊपर वे विश्वास करते हैं और उस प्रतिनिधि को चुनकर वो अपने लिए उसको भेजते हैं कि वो हमारे लिए हमारे फेवरेबल में वो कानून बनाएगा और हमारे लिए वो कार्य करेगा, ठीक है। सो द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को हम बिलोंग करते हैं। In the representative democracy, people do not participate directly, but instead choose their representatives. इसके बारे में मैंने आपको बताया है। And these representatives make decisions for the entire populations. And these days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as the universal adult franchise. 18 साल से ज्यादा के लोग जो है वे वोट दे सकते हैं, वे चुनाव करते हैं। और जब तक कि लोग स्वयं अपनी सरकार को नहीं चुनते हैं तब तक कि किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर? और इट इज अलाउ व्हाट इज नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि वयस्क मताधिकार, ठीक है। This means that all the adult in the country are allowed to vote. इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एडल्ट हैं, एक एडल्ट की एक सीमा निर्धारित की गई थी, पहले 21 थी, अब 18 है। तो वो एडल्ट लोग वोट देते हैं, उनके पास वे अपने समझ के हिसाब से, पार्टी के मेमोरेंडम के हिसाब से, और फिर वे उनका चुनाव करते हैं। But it was not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in the elections? क्या आप जानते हैं पहले महिलाओं को और गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, परंतु पुरानी बातें हैं। In their earlier forms, government allowed only men who owned property एंड वर एजुकेटेड, और जो शिक्षित है और उनके पास में अच्छा खासा पैसा भी, मतलब कि पावरफुल लोगों के पास में अधिकार था। दिस मीन दैट द वुमेन एंड द पुअर एंड द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट, एंड द कंट्री वाज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड द रेगुलेशंस दैट दीस फ्यू मैन मेड्स, कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा, जो कुछ चुने हुए लोग ही हुए, इन्होंने लोगों को पहले से फिल्टर कर दिया, बहुत सारे लोगों को तो हटा दिया, पुअर लोगों को हटा दिया, अशिक्षित लोगों को हटा दिया, महिलाओं को हटा दिया। तो मल्टीपल लोग ने जो चुनाव करते हैं सरकार का, तो सरकार उनके पक्ष में ही तो काम करेगी, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं है। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। भारत की आजादी से पहले कुछ ही लोगों के पास में अधिकार था कि वो वोट कर सके, and therefore come together to determine the fate of the majority। और मेजोरिटी के अनुरूप सरकार बनती है और ज्यादातर लोगों के पास में वोट देने का अधिकार नहीं था, इस तरह से वो डेमोक्रेटिक नहीं थी, ठीक है। Several people including गांधी जी were shocked at the unfairness of this practice। गांधी जी भी इसके बारे में एकदम आश्चर्यचकित रह गए, उनको भी बहुत दुख हुआ कि इस तरह का जो कार्य हो रहा है वो गलत है।
दिस इज नॉन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि संपूर्ण वयस्क लोगों को अपनी सरकार, अपने देश की सरकार चुनने का अधिकार है और इसको ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। एंड राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा आई कैनॉट पॉसिबली बियर, मैं सहन नहीं कर सकता, दैट द आइडिया दैट अ मैन who has got wealth should have the vote, जिसके पास में वेल्थ है वो वोट दे सकता है, ठीक है। एंड कैन गेट he got the wealth should have the vote, but that a man who has not character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who work honesty by the sweat of his brow day in and a day out should not have the vote for the crime of being a poor man। बहुत ही उनके हृदय से निकली हुई आवाज उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति के पास में ये अधिकार है, जो व्यक्ति के पास में ज्यादा धन है परंतु उस व्यक्ति के पास में अधिकार नहीं है, जो दिन भर जी तोड़ मेहनत करता है उस व्यक्ति के पास में अधिकार नहीं है, जो अशिक्षित है क्या उस व्यक्ति के पास में अधिकार नहीं है, जो ईमानदारी से अपना कार्य करता है क्या उस व्यक्ति के पास में अपना अधिकार नहीं है, जो अपने और अपनी सरकार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। तो अगर केवल वेल्थ का ही इशू है, अगर वेल्थ को ही प्रायोरिटी दी जाती है तो इस तरह से लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ एक घटना दे रखी है पेज नंबर 32 पर, इसको हम एक तरह से स्पेसिफिक स्टोरी कह सकते हैं। स्टोरी तो यह नहीं है परंतु ये अलग से एक टॉपिक है। नाउ वेयर इज द वर्ल्ड हैव द गवर्नमेंट willingly shared for all the European and USA women and the poor have had to fight for the participating in the government women's struggle to vote the got the strength and during the first world war। पहले वर्ल्ड वॉर के समय जो है वो वोटिंग संबंधी महिलाओं के पास में भी अधिकार नहीं थे, ठीक है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट एज द टर्म सफरिंग यूजुअली मींस राइट टू वोट। वुमेन्स ने जो है वोट फॉर वुमेन, वुमेन्स ने भी अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल किया, ठीक है। ड्यूरिंग द वॉर मेनी मेन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन्स वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क that was earlier considered men's work, जो कि लोगों का, जो कि मर्दों का काम था, आदमी मतलब पुरुषों का काम था, वो काम करने के लिए गवर्नमेंट ने महिलाओं को आमंत्रित किया, जबकि उन्होंने महिलाओं को काफी अधिकार नहीं दे रखे थे। So many women began organizing and managing the different kind of the work. When the people saw this, they began to wonder, आश्चर्य हो गया उनको कि महिलाएं भी कार्य कर रही है। Why they had created so many unfair stereotypes about the women and what they were capable of doing, और वे किस उनके पास में कितनी क्षमता है कार्य करने की। सो द वुमेन बिगेन टू बी सीन एज द बिगेन इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो वुमेन्स को भी डिसीजन लेने का अधिकार है, और इस तरीके से जो है वो अमेरिका के अंदर अमेरिकन वुमेन्स गॉट द राइट टू वोट इन 1920। अमेरिकन वुमेन को भी अधिकार 1920 में दिया गया वोट देने का। इसके लिए उन्होंने भी बहुत बड़ी स्ट्रगल, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये चैप्टर 20 समाप्त होता है। तो इस तरह से चैप्टर 3 और 4 के जो क्वेश्चंस और आंसर है वो चैप्टर नंबर 3 के जो आज अपन ने पढ़ा है, आप उसके क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे, और कल हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था उसके भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा।